हम कवर कर रहे हैं आरोप द चार्ज चैप्टर 17 का पार्ट 4। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 214 और 215। मुझे मालूम है इसको आप पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर दोबारा करेंगे तो सिर्फ रिवीजन होगी और नुकसान नहीं होगा। 211 कंटेंट्स हैं, स्टेट करें, नेम करें, डिफाइन करें, किस लॉ और सेक्शन में आता है वो बताएं। फैक्ट्स फुलफिल हो गए हैं तो चार्ज को रिटन फॉर्म में दें, अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो भी बताएं। 212 में बताया गया था टीपीपी टाइम प्लेस एंड पर्सन और ग्रॉस सम या प्रॉपर्टी हो तो वो बताएं। सेक्शन 213 कहता है कि अगर 211 और 12 से चार्ज अच्छी तरह से नहीं तैयार होता है तो मैनर इन विच ऑफेंसेस कमिटेड करें, मतलब किस तरीके से अपराध हुआ है उसके बारे में बताएं। आज हम कवर करेंगे सेंस। सेक्शन 214 214 कह रहा है कि वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। तो चलिए इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। सेक्शन 214 कहता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। हिंदी की ट्रांसलेशन कवर करें तो काफी समझ में आ जाता है। आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। सेक्शन को डिटेल में कवर करते हैं कि क्या कह रहा है। In every charge, words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them, respectively by the law under which such offense is punishable. धारा 214 हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आरोप पत्र में चार्ज लिखते वक्त, मतलब आरोप का वर्णन करते वक्त, अपराध को एक्सप्लेन करने में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों को इस तरह से पढ़ा जाएगा या समझा जाएगा जो अपराध उस एक्ट से संबंधित हो। मतलब हम ये अनुमान क्यों लगा रहे हैं भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। सपोज कर लो असल्ट या अब्यूज हुआ है। अब असल्ट और अब्यूज ये जो अपराध है इसको उस सेंस में लिया जाएगा जिसके अधीन ये अपराध किया गया है। मतलब अगर जुवेनाइल एक्ट लगता है तो असल्ट एंड अब्यूज को उस तरह से पढ़ा जाएगा जैसे कि जुवेनाइल एक्ट में दिया गया है। यही अपराध जो कि असल्ट और अब्यूज है अगर SC/ST एक्ट के अंदर आता है तो उस तरह से पढ़ा जाएगा जैसे उसमें दिया गया हो। अगर असल्ट या अब्यूज पॉस्को एक्ट के अंदर लगाया गया है तो उसको उस तरह से पढ़ा जाएगा जैसे उस एक्ट में दिया हो। आई होप ये एग्जाम्पल आपको धारा 214 को एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेक्शन 214 को हम समझ चुके हैं कि किस सेंस में उसको पढ़ा जाएगा, और अब आता है सेक्शन 215 एरर्स, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ एरर्स। सेक्शन 215 कह रहा है कि गलतियों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ एरर्स। आरोप पत्र तैयार करते वक्त, चार्ज लिखते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये सेक्शन 215 बता रहा है। लेट्स कवर इट। नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स। अब ये दो चीजें हैं यहां पर, ऑफेंस और पर्टिकुलर्स, अपराध और जो चीजें उसमें दर्शाई गई हों, इनके बारे में क्या कह रहा है। रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट। ओमिशन मतलब कुछ रह गया हो या छोड़ दिया गया हो गलती से। टू स्टेट द ऑफेंस और दोस पर्टिकुलर्स। ऑब्वियसली ऑफेंस या पर्टिकुलर्स की बात होगी हो तो क्या रह सकता है, या कोई अपराध के बारे में लिखना रह गया हो कि भाई ये भी अपराध किया था इसके साथ, या कोई पर्टिकुलर्स छूट गए हों। शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल। भाई इसको मटीरियल नहीं माना जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, रहने दीजिए, केस को फिर भी चलाया जाए। लेकिन आगे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, Unless the accused was in fact misled by such error or omission। ऐसी गलती को लिखने में या लिखने में ही रह गया हो को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर आरोपी को कंफ्यूजन हो उस गलती से या उस छूट जाने से किसी भी ऑफेंस और पर्टिकुलर्स के बारे में, और इंसाफ दिलाने में भी वो फेल हो जाए तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो आई होप धारा 215 क्लियर है कि कोई भी गलती ऑफेंस और पर्टिकुलर से रिलेटेड लिखने में या लिखना ही भूल गई हो को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन दो सिचुएशन है जब इग्नोर नहीं कर सकते। एक, जब आरोपी को कंफ्यूजन हो गई हो उस गलती के कारण,
या इंसाफ ही ना दिलाया जा सके उसके कारण। अब आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन पार्ट के ऊपर। एलएलबी एलएलएम कोर्स करने वालों के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कवर करना, लेकिन जो कंपटीशन दे रहे हैं, स्पेशली जुडिशियल एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसको कवर करना। इंग्लिश में मैं रीड कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसको नहीं रीड करने वाला हूँ। पहली इलिस्ट्रेशन ये है कि अगर ए के ऊपर आईपीसी की धारा 242 के तहत इल्ज़ाम लगा है कि उसने काउंटरफीट कॉइन रखे हैं, ये जानते हुए भी कि ये काउंटरफीट कॉइन है, उसने अपने पास रखे। चार्ज लिखते वक्त शब्द फ्रॉडुलेंट लिखना भूल गए। अब इससे ना तो वो मिसलीड होता है और ना ही इंसाफ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जो धारा 215 में दिया गया था, जिसे हमने अभी पढ़ा है। इसलिए ऐसे एरर को, ऐसी गलती को इग्नोर किया जाएगा। दूसरी इलिस्ट्रेशन बी पार्ट हमको ये बता रहा है कि ए ने बी के साथ छल किया है। ए इज चार्ज्ड विद चीटिंग बी। अब किस तरीके से उसने छल किया बी के साथ, इसको चार्ज में लिखना भूल गए या इनकरेक्टली लिख दिया है, मतलब गलत तरीके से लिखा गया है। लेकिन कोर्ट में ए ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए गवाह बुलाया और अपना अकाउंट भी दिया, जिसका मतलब उसको मालूम था कि मुझे क्या चीज डिफेंड करनी है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो गलती रह गई है चार्ज में लिखने से, इसको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि ए अपना डिफेंड कोर्ट में कर रहा है। तीसरी एग्जाम्पल, इसमें इसी चीज को डिफरेंट तरीके से समझाया गया है, जो कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? लीजिए देखिए। ए के ऊपर छल का आरोप है कि उसने बी के साथ छल किया है। किस तरीके से छल किया है ये आरोप पत्र में नहीं लिखा गया। अब हुआ क्या है, इस केस में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए थे, दोनों के बीच में कई प्रकार की गतिविधियां थीं। इसलिए ए को अब नहीं पता है कौन सी गतिविधि या कौन से कार्य को छल कहा जा रहा है, वो डिफेंस कैसे तैयार करेगा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो चार्ज में मेंशन करना रह गया है, बताना रह गया है गलती से कि किस तरीके से छल किया है, इस गलती को इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछली एग्जाम्पल में हमने कवर किया था कि उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ए डिफेंड कर रहा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में किस चीज को ए डिफेंड करे नहीं मालूम चल रहा है, इसलिए इस एरर को इग्नोर नहीं कर सकते। फोर्थ एग्जाम्पल डी पार्ट, ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श ऑन 21 जनवरी 1882। लेकिन असल में क्या हुआ था, हैदर बख्श का मर्डर हुआ था 20 जनवरी को। अब चार्ज में क्या लिखा है 21 जनवरी और नाम क्या है खुदा बख्श। सरनेम सेम है लेकिन फर्स्ट नेम गलत हो गया है। लेकिन ए के ऊपर किसी और के मर्डर का चार्ज नहीं लगा था, और जब केस की इंक्वायरी हुई थी तो गवाह जो थे वो हैदर बख्श के ही मर्डर के केस में पेश हुए थे। मतलब उसको मालूम था कि डिफेंड उसी के केस में करना है, ना कि खुदा बख्श में, जो कि गलती से चार्ज में लिखा गया था। इसलिए कोर्ट इसको कह सकता है कि ये मिसलीडिंग नहीं है, इस गलती को इग्नोर किया जा सकता है। फिफ्थ एग्जाम्पल ई पार्ट, अब ए के ऊपर किसके मर्डर का चार्ज लगाया है, हैदर बख्श का, जो कि 20 जनवरी 1882 को हुआ है। इस एग्जाम्पल में जो ट्विस्ट है वो ये है कि ए के ऊपर हैदर बख्श का मर्डर करने का इल्जाम है जो कि 20 जनवरी को हुआ था, और खुदा बख्श जो कि उसको अरेस्ट करने आया था 21 जनवरी को, उसका भी मर्डर करने का चार्ज है। लेकिन चार्ज में हैदर बख्श का नाम लिखा था, लेकिन केस चलाया गया खुदा बख्श के मर्डर के अगेंस्ट। जो डिफेंस के गवाह थे वो हैदर बख्श के मर्डर के केस में पेश हुए। अब कोर्ट ने इस चीज को देखा कि काफी कंफ्यूजिंग है, इस एरर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक मेरी एक रिक्वेस्ट है, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, नोन हो अननोन हो करके तो देखो मेरे यार, ये दुनिया कितनी अच्छी लगने लगेगी। हेलो, खत्म नहीं हुआ है, इसकी हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेशन जो है वो स्क्रीन के सामने जरूर दे रहा हूं। पढ़ने में मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है।